जम्मू कश्मीर में कभी आतंक की ऐसी हवा थी 90 के दशक में, जब यहाँ पे अधिकतर लोग जो थे कहा जा सकता है कि आतंकवाद से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे या जुड़े हुए थे। लेकिन बता दें उसके बाद हवा में तब्दीली आई और 2019 के बाद से ज़्यादा ही तब्दीली जो है ज़मीनी स्तर पर देखी जा रही है। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हथियार को सिरे से नकार दिया। यानी उनके अनुसार जो था कि वो जो हथियार उन्होंने उठाया था वो उस समय की सबसे बड़ी गलती थी। काफ़ी समय से वो अब साधारण ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो एक अमन और भाईचारे का पैगाम दे, और वो सबको ये हिदायत देते हैं कि उस भटकाए हुए रास्ते पर बिल्कुल भी ना चले जो पार से लोग दिखा के, सब्ज़ बाग दिखा के कहते हैं कि नहीं, आतंक का रास्ता ही एक मात्र सोल्यूशन है। और बता दें आपको कि हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति है, सैफुल्लाह फ़ारूक, जिनको कभी कोड नेम सैफुल्लाह पड़ा था। हिज़्ब मुजाहिदीन कह सकते हैं या यूनाइटेड जहाद काउंसिल सलाउद्दीन के छात्र रहे हैं, लेकिन उस समय को काफ़ी कोसते हैं। इनके अनुसार वो इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन बता दें काफ़ी समय से ये सरेंडर कर चुके हैं और अभी मुख्य धारा में है। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ब्रेन वॉश होता है वो किया जाता है युवाओं का इस आतंक की फैक्ट्री में आने के लिए, और इनसे पूरी जो है वार्ता जारी रखेंगे। सैफुल्लाह साहब, आपका सैफुल्लाह नाम तो कोड था, फ़ारूक अहमद आपका असल नाम है। जी। कैसे, किस तरीके से जो है शुरुआत होती है इस आतंक की रास्ते की? चलते चलते देखिए भाईजान, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि 90 की दहाई के अंदर बिल्कुल हालात ख़राब हो चुके थे और यहाँ हर शख्स बंदूक के दहाने के ऊपर बैठा हुआ था और हर छोटे से बड़ा, एक 17 साल का बच्चा और एक 80 साल का बूढ़ा, वो भी ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान जाऊं और वहाँ से बंदूक लेकर आऊं और यहाँ पर मैं बदअमनी फैलाऊं। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि जो हुकूमतें उस ज़माने के अंदर थी, उन हुकूमतों ने कश्मीरियों को जीने का राइट नहीं दिया था। मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में आप लोगों से कहा है कि 86 का इलेक्शन जो मफ ने लड़ा था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने लड़ा था, अगर वो सीटें आपने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को जीतने दी होती तो शायद सलाउद्दीन, यूसुफ शाह आज सलाउद्दीन नहीं बना होता। शायद जो यासीन मलिक गलियों के अंदर घूमा करता था वो इतना बड़ा लीडर नहीं बना होता। तो इसके पीछे हमारी उन हुकूमतों का हाथ है जो उस टाइम दिल्ली के अंदर थी या कश्मीर के अंदर थी। तो अगर आप चाहते हैं उन हुकूमतों का नाम सुनना तो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस थी और कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को हरा दिया, और हराने के बाद में आप देखिए बंदूक का दौर यहाँ शुरू हुआ। और बंदूक का दौर इतना ख़तरनाक था वो दौर कि उस टाइम पर एक माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो भी आज़ादी मांग रहा था और एक 100 साल का बूढ़ा भी आज़ादी मांग रहा था। देखिए, बंदूक किसी भी चीज़ का हल नहीं है। मैंने बंदूक को चलाया है, मैंने बंदूक को देखा है, मैंने बंदूक के साथ में सोया हूँ। आप यकीन कीजिए, ये बंदूक जो है ना, ये इंसान का कैरियर ख़त्म कर देती है, उसकी सारी खुशियों को छीन लेती है। आपकी वसातत से मैं उन बंदूक बाज़ार से कहना चाहता हूँ जो इस टाइम बंदूक लेकर जंगलों के अंदर बैठे हैं और लोगों का, बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, यार मत उठाओ ये बंदूक, इस बंदूक को तर्क करो। तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हारे खून के ऊपर तुम तो मर जाते हो, तुम्हें शहीद का नाम दे दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे खून के ऊपर एक बड़ी सियासत की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा को दिखाया जाता है कि देखिए कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं, लेकिन आज़ादी की ये गेम नहीं है। ये गेम जो है ये खाली पाकिस्तान ने हमारे साथ 87 का या 65 का बदला हमसे वो ले रहा है, क्योंकि जिस ज़माने के अंदर कबाइल आए थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर रेड किया था और महाराजा साहब का यहाँ पर दौरा था। उस टाइम उन कबाइलीज़ ने यहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया था, तो उसके बरअक्स कश्मीरी मुसलमानों ने उनको पकड़वाया था। आपने सुना होगा। उसी चीज़ का ये बदला आज हमारी नस्लों से ले रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, देखिए हमने 1-1.5 लाख लोग मरवा दिए अपने, कौन सी आज़ादी आई यहाँ पर? आज भी हमारे बच्चे मर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले तो मैं पहलगाँव की उस घटना की निंदा करता हूँ जिसके अंदर हमारे वो बाहर से आने वाले सैलानियों का कत्ल गारत किया गया और उनको बेगुनाहों को कत्ल किया गया। मैं आपकी वसातत से ये भी कहना चाहता हूँ कि उनसे जिन्होंने ये वाक़या अंजाम दिया है उनको आप चुन कर मारें, और हो सके तो आप उनको लाल चौक के अंदर लाकर फांसी पर लटकाएं।
अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताइए किस तरीके से ब्रेन वॉश होता है, फिर यहाँ से उस टाइम ले गए थे, किस तरीके से फिर वहाँ पे आतंक की फैक्ट्री में ट्रेनिंग होती है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मैं देखिए मैं इस टाइम का तो नहीं बता सकता, मैं उस टाइम की बात बता सकता हूँ आपको। देखिए उस ज़माने के अंदर, आज का तो पता नहीं, उस ज़माने के अंदर 60 लड़कों का 50 लड़कों का ग्रुप जाया करता था लीपा से, कुपवाड़ा से, नीलम से, तो बॉर्डर क्रॉस कराया जाता था। उसके अंदर एक गाइड होता था जो उनको बाज़ाब्ता बॉर्डर क्रॉस कराता था, और बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद फिर वहाँ पार जाने के, जहाँ पाकिस्तान की पिक्टें लगी हुई हैं, वहाँ पर जब लड़कों का ग्रुप पहुँचता था तो उनको फिर एक आर्मी की गाड़ी में बिठाकर, आपका मतलब है कि वहाँ पे पूरा पता होता था आर्मी को भी कि ग्रुप आने वाला है? जी हाँ, देखिए आर्मी को तो सारा कुछ पता होता था। जब बॉर्डर क्रॉस होता था उसके फ़ौरन बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ़ौरन आर्मी की गाड़ी आ जाती थी, पाकिस्तानी आर्मी। जी हाँ, पाक रेंजर जो हैं वो आ जाते थे, तो वो आकर अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते थे। कभी वो घड़ी दुपट्टा ले जाते थे, कभी वो मतलब मुख्तलिफ अंदाज में ले जाते थे। जी हाँ, किसी ग्रुप को वो घड़ी दुपट्टा ले जाते थे, किसी को माचिस फैक्ट्री ले जाते थे। तो वहाँ ले जाकर फिर उन्होंने उनको एक टेबलेट दी जाती थी, जिससे वो टेबलेट खाने के बाद उनको उल्टी हो जाती थी, क्योंकि रास्ते में कुछ मिला नहीं होता था खाने के लिए, पेट के अंदर बहुत कुछ होता था, घास फूस खाई होती थी, तो उससे उल्टी आ जाती थी। उसके बाद फिर वो ठंडी खिचड़ी देते थे। खिचड़ी आप नहीं समझेंगे शायद, या आप समझ सकते हैं, तो खिचड़ी देते थे। वो खिचड़ी खाने के बाद में इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था। उसके 1-2 घंटे बाद फिर वो नहाने के लिए पानी देते थे गर्म। फिर उसके बाद वो शलवार कमीज़ एक देते थे आपको, आप नहा धो के तैयार हो जाएं, और आपको फिर वो छोड़ देते थे कि जाएं आप ज़रा घूम घाम आए। और 50-60 हज़ार रुपये भी उस टाइम दिए जाते थे। वो 50-60 हज़ार रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी उस ज़माने में। तो वो लड़के वहाँ घूमा करते थे। तो फिर उसके कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के लिए वो बुलाते थे। तो ट्रेनिंग भी कोई इतनी खास नहीं होती थी, 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें 47 चलाना सिखाते थे, खोलना जोड़ना सिखाते थे, ग्रेनेड फेंकना सिखाते थे, और आरपीजी चलाना सिखाते थे, यूएमजी चलाना सिखाते थे। बस 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद फिर वो राइफ़ल दे देते थे और बोलते थे जाइए, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के लिए भी जल्दी नहीं आ सकता था आदमी, क्योंकि जब ग्रुप का टाइम होता था तभी वो भेजते थे, क्योंकि वहाँ ग्रुप हिसाब से भेजते थे। जैसे जो आज गया है वो आज अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी बारी 1 महीने के बाद आती थी, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में होते थे। तो फिर उस ज़माने के अंदर हमने देखा है कि शलवार कमीज़ पहन के लड़के। फारूक साहब, मुझे ये बताइए, क्या उस टाइम सलाहियत पे भी, यानी अगर हम कैपेबिलिटी देखें, जी, कैपेबिलिटी पर भी लोगों को अलग अलग किया जाता था? जैसे किसी को इसमें स्पेशल कमांडो बनाएंगे, कोई किसी की ज़्यादा कैपेबिलिटी देखकर अलग अलग ग्रुप्स में जो है अलग अलग ट्रेनिंग? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं था। खाली उनका एक ही, उनका देखिए कमांडोज तो इन्होंने बहुत सौ का नाम लिया कि हमने इनको कमांडो ट्रेनिंग दी है, वो किया, ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। इनका बस एक ही मोटो था वहाँ पर पाक रेंजर्स का और बैट टीम का और आईएसआई का साथ में। वो यही चाहते थे कि आप लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग करें और लाल चौक जाएं, लाल चौक जाकर आप गोली चलाएं। और उनका कहना ये था कि आप लाल चौक में एक गोली चलाओगे, हम आपके पीछे लाल चौक में खड़े होंगे। लेकिन यहाँ तो 1.5 लाख लोग मर गए, वो आए नहीं। तब जाके हमें समझ आया कि अरे यार, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। देखिए, अगर मैं भी जेल नहीं जाता और अगर मैंने भी कुरान को नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं भी मर गया होता, क्योंकि कुरान को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जिहाद किसी दूसरी चिड़िया का नाम है और इन्होंने किसी दूसरी चिड़िया का नाम रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, क्या वहाँ पे आईएसआई के टॉप ऑफिसर्स या पाक रेंजर्स के टॉप ऑफिसर्स, अगर हम कहें, आते थे क्या? जी हाँ, पाक रेंजर्स जो हैं वही ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पर। उस ज़माने के अंदर वही लोग वहाँ ट्रेनिंग कराया करते थे। मानशेरा के अंदर कैंप था, वहाँ पर वो ट्रेनिंग कराते थे। एक मुरीद कैंप हुआ करता था, वहाँ पर वो ट्रेनिंग कराते थे। और आईएसआई के ऑफिसर्स तो पैसा तो सारा वही देते थे, क्योंकि जितना भी वहाँ पर लड़के अपने ऊपर खर्चा करते थे। क्योंकि देखिए, लड़के भी दिन भर कमरे में तो नहीं बैठ सकते या कैंप में तो नहीं बैठ सकते। सारे छोटे छोटे जवान थे, और वो शलवार कमीज़ पहन के और अपना वो बुलेट का वो पिट्ठू लगा के और राइफल हाथ में लेकर पिंडी में घूमा करते थे, लाहौर में घूमा करते थे, पीओजेके की बहुत सी जगहों पर घूमा करते थे। तो देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, उस ज़माने में वो एक बचपना सा था। आप समझ सकते हैं, एक बचपन के अंदर जब इंसान को शोहरत मिलती है और उसको इज्जत मिलती है तो वो उड़ने लगता है। लेकिन वो उड़ान जो थी ना, वो बड़ी गलत उड़ान थी। काश कि वो उड़ान हमने एक सही रास्ते के लिए चुनी होती। हमने उस बंदूक का रास्ता छोड़कर तालीम के ऊपर हम गए होते, डेवलपमेंट के ऊपर गए होते, अमन के ऊपर गए होते, तो शायद आज कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी के नाम से मशहूर नहीं होता। अच्छा, मुझे बताइए, OGW नेटवर्क जो काम करता है, मतलब तब करता था, तो किस तरीके से वो करता था और किस तरीके से? OGW का काम बस एक ही है, वो अपर ग्राउंड वर्कर होते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन वो जो बाहर जमा होती है, वो दिन भर सपोज के तौर पर परता पार्क में बैठते हैं या लाल चौक के अंदर बैठते हैं, दिन भर वो एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, और नोट करने के बाद शाम को वो अपने जाकर कमांडर को बताते हैं।
जाते हैं और जितना भी पैसा आता है OGW ही उसको आगे पीछे करते हैं और जी हाँ वही बांटते हैं। और OGW का एक काम और भी है कि अगर किसी को ऑपरेशन जवाहर नगर में करना है या लाल चौक में करना है, कोई एक्शन करनी है, कोई ग्रेनेड फेंकना है, तो वो मिलिटेंट्स वेपन लेकर साथ वहाँ नहीं जाते हैं, वो तो खाली हाथ जाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के निशाने पर होते हैं, तो वो वेपन लेकर OGWs ही वहाँ पर आते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, OGWs खाली मर्द नहीं थे, OGW औरतें भी बहुत सी थीं। अब तो शायद वो कुछ मर गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, मर गई हैं, लेकिन उस ज़माने के अंदर औरतों ने भी OGW का काम किया है और सबसे शक नहीं होता था, जिन पर शक नहीं होता था। जी हाँ, OGW को रखने का मतलब ही यही है कि उनके ऊपर शक ना हो। और वो सबसे देखिए सबसे बड़ा जहर जो है ना वो OGW ही फैलाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी जो आतंकी हमला है वो OGW की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता? हाँ, नहीं किया जा सकता। ये बात कितना भी बड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो जनाब, जब तक उसको OGW नहीं होंगे। और OGW का मतलब क्या होता है यार, जो मिलिटेंट का काम कर रहा है वो भी मिलिटेंट है, OGWs भी बाद में फिर मिलिटेंट ही बनते हैं। आप देखिए उनकी भी क्या कहते हैं उसको यार, रिक्रूटमेंट होती है, उनकी भी बाद में OGW की भी रिक्रूटमेंट होती है। आप देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, अगर मेरा इंटरव्यू गवर्नमेंट सुन रही है तो उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। जो इस टाइम सेंट्रल जेल है, इस टाइम सबसे बड़ा मिलिटेंसी का गढ़ सेंट्रल जेल है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और मुझे नहीं पता, क्या पता मुझे इस बात का खमियाजा भी उठाना पड़े, क्या पता मुझे इस बात के लिए मारने के लिए भी ना ढूंढे। सबसे बड़ा जो इस टाइम गढ़ है मिलिटेंसी का वो सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल के अंदर सिमें चल रही हैं, सेंट्रल जेल के अंदर पाकिस्तान से बात होती है, सेंट्रल जेल के अंदर जो कोई यहाँ से कोई बच्चा जाता है सेंट्रल जेल के अंदर और जाने के बाद उसको फिर इस तरह मोटिवेट करते हैं वो कि वो बंदूक उठा लेता है आकर। जी हाँ। और इस पे मतलब अधिकारियों की नज़र भी नहीं है। देखिए वो तो वो जाने, वो तो मैं नहीं कह सकता कि है या नहीं है, लेकिन मैं उनकी आंखें खोल रहा हूँ कि आपको मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ कि सेंट्रल जेल के अंदर ये चीज़ें हैं तो हैं। अच्छा, ये जो OGWs के बगैर जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई घटना जो है नहीं अंजाम दी जा सकती, तो पहलगाम हमले में भी लगता है क्या OGWs का एक नेटवर्क काम कर रहा था जिसने FTs को जो है हथियार मुहैया कराए, बाकी सब चीज़ें? देखिए भाईजान, मुझे आप एक बात बताएं, मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली जाने के बाद लाल किले पर उतरता हूँ, मुझे जामा मस्जिद जाना है, मुझे रास्ता पता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे एक ऑटो ज़रूरी लेना है, चाहे मैं वो पैसे देकर लूँ या चाहे मैं लोगों से पूछता हुआ जाऊँ। तो देखिए कोई भी काम मदद के बगैर नहीं हो सकता। और जिन्होंने इस काम में उनकी मदद की होगी वो लोग भी मिलिटेंट होंगे। अब हम कहेंगे नहीं जी लोकल लोगों ने उनकी सपोर्ट की होगी, नहीं, लोकल लोग बेचारे क्या सपोर्ट करेंगे यार, वो तो इस बंदूक से तंग आए हुए, उन्होंने तो 30-40 साल से अपने बच्चों के जनाजे उठाए हैं। आप यकीन कीजिए जिन माओं के बच्चे उस ज़माने के अंदर मारे गए हैं उन बच्चों उन माओं के बुरे हाल हैं, उन बहनों के बुरे हाल हैं। आप यकीन कीजिए, मैं खुद एक साबिका बंदूक बरदार हूँ, मेरे को पासपोर्ट छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को पासपोर्ट नहीं मिलता, मेरी बीवी को पासपोर्ट नहीं मिलता, तो मुझे आग लगानी है उस बंदूक को, मुझे आग लगानी है उस आज़ादी को। भाई देखिए मेरे जो पुराने बुज़ुर्ग थे, मेरे आबा व अजदाद थे, आपने देखा होगा, मैं बहुत दूर ले जा रहा हूँ आपको, आपने देखा होगा, वैसे आप छोटे हैं आपने नहीं देखा होगा, शायद भाईजान ने देखा हो, जब शेख अब्दुल्ला यहाँ उनकी डेथ हुई थी तो यहाँ पर पोलो व्यू के अंदर उनको रखा हुआ था और हर कश्मीरी मातम मना रहा था। जब उस टाइम कश्मीरी प्रो इंडियन था तो बाद में क्यों कश्मीरी मुसलमान भटक गया इस रास्ते से? तो यही कहना चाहूँगा मैं कि कुछ गलतियाँ हमारी सरकारों की भी थीं, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। और रही बात, आपने कहा लोकल सपोर्ट का तो मैं इकरार नहीं करूँगा, लेकिन हाँ OGWs ने तो उनकी ज़रूर सपोर्ट की होगी। और आपने देखा भी, कल वो फेसबुक पर चल रहा था, किसी ने पानी में छलांग मार के अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो वो भी OGW था। तो OGWs को ढूंढिए। देखिए आप मिलिटेंटों के घर गिरा रहे हैं, आप OGWs के घर भी गिराइए ना, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी घर गिराइए। लेकिन यहाँ पे तो राजनेता जो है दूसरा ही सवाल बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? यहाँ से कहा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि वो घर जो है वो तो मिलिटेंट का नहीं है, वो तो उसके बाप का है, वो तो बनाया उसके बाप ने है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिसको आवारा कहेंगे वो आवारा है, उसके सामने तो कोई मतलब ही नहीं है मकान का, ऐसी चीज़। देखिए भाईजान, ये एक बड़ी अच्छी सियासत है, ये खूबसूरत सियासत है कि अगर आपने गलत किया है तो फिर आप गलत हैं, और
अगर आपको कहीं से रास्ता मिल रहा है निकलने का तो फिर आप उस रास्ते को क्रॉस करके अपनी गलती के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरा भी एक बेटा है माशाल्लाह, मेरा भी एक भाई है। अगर मेरा बेटा और मेरा भाई इस टाइम बंदूक उठाए, अब यकीन मानिए मैं अपने हाथ से मार दूंगा उनको, मैं अपने हाथ से कत्ल कर दूंगा उनको। क्यों कर दूंगा? क्योंकि वो बंदूक इंसानियत का कत्ल करेगी। वो बंदूक आज़ादी नहीं, वो इंसानियत का कत्ल करेगी, और इंसानियत का कत्ल है पूरे आलम इंसान का कत्ल। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे कि अगर मेरा बेटा और मेरा भाई बंदूक उठा ले तो मैं वल्लाह, अल्लाह गवाह है, मैं उनको खुद अपने हाथ से मार दूंगा।